हेलो दोस्तों, मैं आदित्य सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एजीएस चैनल की तरफ से। आज के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका कि नाम है एग्रीकल्चर। देखिए सबसे पहले तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग एग्रीकल्चर। देखिए सबसे पहले एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मतलब कि खेती, जिससे कि अनाज उत्पन्न होता है। हम लोग अनाज को उगाते हैं, उसका पैदावार करते हैं और फिर हम लोग उसको खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और फैक्ट्रीज भी उसके रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके हमारे लिए बहुत सारी चीज जैसे कि बिस्किट, मैदा, चीनी और सब भी बहुत सारी चीज बनाती है उसी के रॉ मटेरियल से लेके। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर मतलब कि खेती। हमारा जो देश है, हम जिस देश में रहते हैं, हमारा जो ये भारत देश है, हमारा एक भारत जो है ये एक कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब कि यहाँ पे लगभग 58% लोग, अप्रोक्स 58% लोग खेती पे डिपेंडेंट है और खेती करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जो होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग। देखिए एग्रीकल्चर जो होता है वो उसके तीन प्रकार की खेती होती है। खेती जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहला प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, दूसरा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और तीसरा कमर्शियल फार्मिंग। देखिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस कहने का मतलब है कि देखिए जो ऐसी खेती जो कि खुद के पेट भरने के लिए करी जा रही हो, मतलब कि खुद का जिससे जीवन यापन हो जाए और उतने ही जगह में, मतलब कि छोटे से जगह में जो खेती की जा रही हो, अपने खुद के पेट भरने के लिए, उसको कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। खुद के पेट भरने के लिए जिसको कि जो कि खेती की जा रही है उसको कहते हैं हम लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि छोटा सा एक जमीन होगा, छोटा सा जगह होगा, वहां पे हम लोग हाउ डाउ डिगिंग स्टिक्स, मतलब कि कुदाल, खुरपी, हसुआ जिसको कि बोलते हैं, और डिगिंग स्टिक मतलब कि हल, बैल पे जो रख के चलाया था हल, वो सब, उन सब टूल्स का इस्तेमाल करके हम खेती करते हैं छोटे से स्केल में, छोटे से जगह पर। उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और एक और बात, हम लोग फर्टिलाइजर्स का कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसमें। उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं काउ डंक मतलब कि गोबर का, और ऐस मतलब कि राख, ऐस का, जैसे कि एक छोटे से हिस्से को, इसी में एक छोटे से हिस्से को जलाए, आग लगाकर जला दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है, और यहाँ से जो राख निकलता है, ऐस निकलता है, उसी को फर्टिलाइजर के रूप में इस खेती में, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, इस खेत में डाला जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इसका नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, इसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। मतलब कि पहले जलाओ और फिर उसके बाद उसको फर्टिलाइजर के रूप में अनाज को उगाने में इस्तेमाल करो। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, उसको कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इसी को कहते हैं, जो कि छोटे से जगह पर अपने खुद का पेट भरने के लिए जहाँ पे खेती करा जा रहा हो, कोई भी मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता हो, एंशियंट फार्मिंग का इस्तेमाल किया, जैसे कि पुराने जमाने में जैसे खेती होती थी, जैसे खुरपी से, कुदाल से, हसुआ से, और हल से, वैसे ही गोबर का इस्तेमाल करके और ये राख का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजर्स के रूप में उसी वैसे खेती की जा रही हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और दूसरा इसका नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी कुछ ऐसा ही है जैसे कि हमने देखा इंटेंसिव प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इसको क्या हम लोग कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और दूसरा है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यहाँ पे भी खुद के ही खाने के लिए खेती करी जा रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में खेती की जा रही है।
थोड़ा सा ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए खेती की जा रही है। यहाँ पर भी खुद के ही खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं है, व्यापार के लिए नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर भी खेती खुद के ही खाने के लिए किया जा रहा है। इसको कि हम लोग कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके खेती किया जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जैसे कि हम लोग पानी का इस्तेमाल मानसून पे डिपेंड नहीं रहेगा, इसमें जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में मानसून पे डिपेंड होता है। और ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस है, यहाँ पे बारिश पे डिपेंड नहीं रहा जाता है। यहाँ पे खुद से ट्यूबवेल से, मतलब कि बोर्डिंग से, मोटर से और कैनाल से पानी निकाल करके खेतों में पटाया जाता है, खेतों में पटाया जाता है। इसको क्या हम लोग कहते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और यहाँ पे HYV सीड्स का भी यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मशीनरी, थ्रेसर मशीन, ट्रैक्टर, इन सब का भी इस्तेमाल करके इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को किया जाता है। ये भी अपना ही पेट भरने के लिए किया जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में हम लोग करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, चलिए इसमें मॉडर्न टूल्स का यूज हम करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग का यूज करते हैं। चलिए अब हमारा आखिरी है कमर्शियल फार्मिंग। अब हमारा आखिरी है कमर्शियल फार्मिंग। देखिए कमर्शियल फार्मिंग किसको कहते हैं? कमर्शियल फार्मिंग मतलब कि जो सब के लिए किया जा रहा हो, जिसको कि व्यापार के लिए किया जा रहा हो, ऐसा फार्मिंग, ऐसा खेती जिसको कि व्यापार के लिए, बेचने के लिए किया जा रहा हो, उसको कहते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग। लार्ज स्केल पे जब खेती किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग। लार्ज स्केल कहने का मतलब है कि बड़े से हिस्से में जब खेती किया जाएगा, बड़े से हिस्से में जब खेती किया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कमर्शियल फार्मिंग। उसको हम लोग कहेंगे कमर्शियल फार्मिंग, जब बड़े से हिस्से में खेती किया जाएगा। और खेती में HYV सीड्स, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि यूरिया, पोटास, DAP, इन सब का नाम जानते हो ना? जब आपके घर में अभी खेती होता होगा तो खेती के टाइम पे, खेती होने से पहले यूरिया, पोटास, इन सब चीजों को खरीद के लाया जाता होगा और उनको खेत में डाला जाता होगा कि प्रोडक्शन ज्यादा हो। जमीन कम, प्रोडक्शन ज्यादा। जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग, उसी को हम लोग कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। और इसमें भी ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि बोर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, कैनाल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मोटर का इस्तेमाल करके इस खेती को किया जाता है। इसमें थ्रेसर मशीन, ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन, ट्रैक्टर, इन सब का इस्तेमाल करके इस फार्मिंग को किया जाता है। और इसको बेचने के पर्पस से उगाया जाता है, इस खेती को किया जाता है, जो कि लैंड कम लगे और प्रोडक्शन ज्यादा हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। अब देखिए कमर्शियल फार्मिंग का ही एक और पार्ट है जिसको कि हम लोग कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है? देखिए जैसे कि आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, क्या क्या देखा होगा कि जैसे कि केला, केला हम लोग उगाते हैं, केला उगाते हैं, सेब उगाते हैं, गोभी उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं, ये सब उगाते हैं ना एक ही जगह में। मान लो एक जगह है, यहाँ पे हमने केला का पेड़ लगा दिया, केला का पेड़ यहाँ पे मान लो 2 कट्ठा का जमीन है और 2 कट्ठा में 8-10 पेड़ लगा दिया केला के, 10-12 पेड़। और वहां से जो केला निकलेगा उसको हम लोग बेच देंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे प्लांटेशन फार्मिंग। उसको हम लोग कहेंगे प्लांटेशन फार्मिंग। जैसे प्लांटेशन फार्मिंग में बनाना मतलब कि केला का खेती, टी, चाय, कॉफी, रबर, शुगर केन और एटसेट्रा प्रमुख ये फसल उगाया जाता है किसमें? प्लांटेशन फार्मिंग में। मतलब कि लार्ज स्केल पर जब किसी भी क्रॉप को उगाया जाता है, ए क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज स्केल, एनी क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज स्केल, उसको कहते हैं हम लोग प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इज नोन एज प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, प्लांटेशन फार्मिंग किसको कहते हैं? जब एक ही क्रॉप को, एक ही फसल को, एक ही को उगाया जाता है लार्ज स्केल पे, जैसे कि चाय पत्ती, शुगर केन, गन्ना, रबर, कॉफी, बनाना, एप्पल, ये सब होगा, तो
तो इस सब को हम लोग कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, इसको कहते हैं हम लोग प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं अगला हमारा कौन सा टॉपिक है। देखिए अगला हमारा टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, देखिए इंडिया में क्या क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो होता है। देखिए हमारे देश में, हमारे भारत देश में प्रमुख तीन तरह की फसलें उगाई जाती है। पहला रबी क्रॉप, दूसरा खरीफ क्रॉप, तीसरा जायद क्रॉप। हमारी भारत में तीन तरह की फसलें प्रमुख तरह से उगाई जाती है। पहला हमारा रबी क्रॉप, दूसरा खरीफ क्रॉप, तीसरा जायद क्रॉप। चलिए इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए पहला जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया हैज मेनली थ्री क्रॉप ग्रोन इन सीजन, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। देखिए रबी क्रॉप में, देखिए रबी क्रॉप आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। मतलब कि रबी क्रॉप की जो खेती है वो ठंडे के महीने में किया जाता है। रबी क्रॉप की खेती ठंडे के महीने में, जैसे कि अक्टूबर और दिसंबर, अभी ठंडा का महीना चल रहा है, अक्टूबर से जब दुर्गा पूजा आता है तब रबी क्रॉप की खेती शुरू की जाती है और दिसंबर तक की जाती है। और इसको हम लोग हार्वेस्टेड मतलब कि काटते हैं कब, समर सीजन में। रोपते हैं गर्मी में, लगाते हैं गर्मी में और काटते हैं समर में। रोपते हैं, लगाते हैं गर्मी में और काटते हैं समर सीजन में। समर सीजन में कब, गर्मी में, जब गर्मी हमारा शुरू होने लगता है, जैसे कि मार्च में लगभग ठंडा खत्म हो जाता है और अप्रैल में ठंडा का शुरुआत, सॉरी, गर्मी का शुरुआत होता है, ठंडा खत्म हो जाता है मार्च में, और अप्रैल में गर्मी का शुरुआत होता है। और अप्रैल और जून में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, इसको काट लिया जाता है। किसको, रबी क्रॉप को। रबी क्रॉप को कब उगाया जाता है, रबी क्रॉप को ठंडा जब शुरू होता है अक्टूबर और दिसंबर में। अक्टूबर और दिसंबर में जब ठंडा का शुरुआत होता है, छठ पूजा तक ठंडा जब आता है धीरे धीरे, तब इसकी खेती की जाती है रबी क्रॉप की। और काटा कब जाता है, तो जब गर्मी आने वाला आता है धीरे धीरे, जैसे कि ठंडा शुरू होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर में और खत्म होता है मार्च में। और मार्च के बाद अप्रैल में जब गर्मी आने लगता है, अप्रैल और जून में, तब इसको काट लिया जाता है, इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें मेनली वेट, ग्राम, मस्टर्ड, बीज और बर्ली का खेती किया जाता है। प्रमुख फसल ये बेट, ग्राम, मस्टर्ड, बीज और बर्ली उगाया जाता है किसमें, रबी सीजन में, रबी क्रॉप में। ठीक है, अब हमारा है दीज क्रॉप आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एटसेट्रा। हम मेनली इस क्रॉप को, रबी क्रॉप को मेनली ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। किसको, रबी क्रॉप को। रबी क्रॉप कब उगाते हैं हम, जब ठंडा शुरू होने वाला रहता है, ठंडा शुरू होता रहता है अक्टूबर से दिसंबर तक। और इसको काटते कब है हम, अप्रैल से जून तक। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा फसल उगाते हैं, वेट, ग्राम, मस्टर्ड, बीज, बर्ली, ये प्रमुख फसल है जो कि उगाया जाता है रबी क्रॉप में, रबी सीजन में। और कहाँ पे प्रमुख उगाया जाता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एटसेट्रा, यहाँ पे प्रमुख खेती करी जाती है इन सब चीजों की। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा है खरीफ क्रॉप। देखिए खरीफ क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप इज ग्रोन इन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जून जुलाई। जब मॉनसून का महीना रहता है, जून जुलाई में गर्मी भी पड़ती है और बारिश आने वाला रहता है, तब जब ज्यादातर गर्मी पड़ती है और बारिश आने वाला रहता है, तब इसकी खेती की जाती है खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप की खेती कब की जाती है, जून जुलाई में, जब ज्यादा गर्मी रहता है, गर्मी छुट्टी जब होता है, तब खेती की जाती है खरीफ क्रॉप की। ठीक है, दिस क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। जब हमारा ठंडा जब खत्म हो जाता है, ठंडा जब शुरू होता है अक्टूबर से दिसंबर में, और जब खत्म होता है मार्च में, और अप्रैल और जून में,
अक्टूबर से दिसंबर में उगाया जाता है रबी क्रॉप, और अप्रैल से जून में काटा जाता है रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। जब उगाया जाता है जून और जुलाई में और काटा जाता है अक्टूबर सितंबर से अक्टूबर में। ठीक है, जब ठंडा शुरू होने वाला आता है तब इसको काट लिया जाता है। जब ज्यादा गर्मी पड़ता है, मानसून का भी, जब मानसून भी होता है तब इसको उगाया जाता है खरीफ क्रॉप को। ठीक है, दिस क्रॉप आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु एटसेट्रा। यहाँ पे दो दो बार लिखा गया, तेलंगाना, तमिलनाडु एटसेट्रा। जो हमारा खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप में कौन कौन, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन और एटसेट्रा। प्रमुख रूप से खरीफ क्रॉप में ये सारे फसल उगाए जाते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। रबी क्रॉप कब से कब तक, कब से कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, खरीफ क्रॉप कब शुरू होता है, खरीफ क्रॉप कब खत्म होता है। ठीक है, आप इसको याद कर, इनकी प्रमुख फसलें और ये कहाँ प्रमुख उगाए जाते हैं भारत में। ठीक है, देखिए खरीफ क्रॉप में पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन एक्सेट्रा। प्रमुख फसल ये है खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप मेनली ज्यादातर आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में ज्यादातर उगाया जाता है। देखिए जब पैडी की खेती, जब धान, पैडी मतलब कि धान की खेती जब आसाम में की जाती है तो उसको ओस बोला जाता है। जब धान की खेती आसाम में की जाती है तो उसको ओस बोला जाता है। जब धान की खेती वेस्ट बंगाल में की जाती है तो उसको बोरो बोला जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जब पैडी की खेती आसाम में किया जाता है तो उसको ओस बोला जाता है। जब पैडी की खेती वेस्ट बंगाल में किया जाता है तो उसको बोरो बोला जाता है। और जब पैडी की खेती ओडिशा में किया जाता है तो उसको अमन बोला जाता है। जब पैडी की खेती आसाम में किया जाता है तो उसको ओस बोला जाता है। जब पैडी की खेती वेस्ट बंगाल में किया जाता है तो उसको बोरो बोला जाता है। और जब पैडी की खेती ओडिशा में किया जाता है तो उसको अमन बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो हो गया हमारा। हाँ, जायद क्रॉप बच गया। देखिए जायद क्रॉप मतलब कि क्या, जायद क्रॉप मेनली आप देखोगे कि गर्मी का जब सीजन होता है, बीच गर्मी जब जून जुलाई होता है तब हमारा जायद क्रॉप आता है। जायद क्रॉप में कौन सा क्रॉप, जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, बीटर ग्राउंड, ये सब, जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, करेला, तरबूज, खरबूज, करेला, खीरा, ये सब कब मिलता है हमको, ये सब हमको मिलता है जायद क्रॉप में। ये प्रमुख फसल है जायद क्रॉप की। जायद क्रॉप की प्रमुख फसलें हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर। ठीक है, ये जो है जायद क्रॉप की प्रमुख फसलें हैं। और कब से कब मिलता है जायद क्रॉप हमारा, जून जुलाई में। याद है जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तो तरबूज हम पापा मम्मी हमारे मार्केट से खरीद के लाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो कब मिलता है ये, जब आपका स्कूल जो है, एकेडमिक सेशन जो है वो स्कूल जो है आपका हाफ टाइम चलता है, मतलब कि 6, 6:30 से लेकर के 11:30 तक जब स्कूल चलता है उस टाइम पे आप ऐसे याद रख सकते हैं। जब हमारा स्कूल मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग टाइम में होता है 6:30 से 11:30, तब जायद क्रॉप मिलता है। जायद क्रॉप में मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, बीटर ग्राउंड मतलब कि करेला, ठीक है, ये सब मिलता है हमारा कब, जायद में, जायद सीजन में। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। हमारा ये खत्म हो गया कि एग्रीकल्चर कितने प्रकार के होते हैं, खेती हमारी कितनी प्रकार की होती है, और इंडिया में मेनली कौन से क्रॉप ग्रोन किए जाते हैं, कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए
तो ये खत्म हो गया। अब हम चलते हैं हम लोग अपने अगली टॉपिक की ओर, ठीक है। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है मेजर क्रॉप इन इंडिया, मतलब कि भारत की प्रमुख फसलें कौन सी है उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, तो पहला है हमारा भारत का मेजर क्रॉप, जिसका कि नाम है राइस, मतलब कि चावल। चावल आप सब खाते हैं, रोज खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, रोज खाता हूँ। सब चावल को रोज खाते हैं लंच के टाइम में, या फिर कोई कोई तो ब्रेकफास्ट पे भी चावल को खाते हैं। देखिए, तो चावल जो है ये हमारा इंडिया का सबसे ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस करने वाला क्रॉप है, मतलब कि सबसे ज्यादा चावल को दूसरे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में उगाया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे चावल की खेती की जाती है, हम लोग करते हैं चावल की खेती। चाइना के बाद इंडिया का नाम है। चाइना पहले नंबर पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला है चावल का, और दूसरे नंबर पे हमारा जो भारत है वो चावल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश है। तो चावल को जो चाहिए होते हैं, चावल ज्यादातर जहाँ पे पानी ज्यादा होता है, जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है, वहां पे चावल उगता है, चावल का प्रोडक्शन होता है, चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती ज्यादातर रिवर के किनारे, मतलब कि नदी के किनारे, नदी के आसपास जो भी खेत है वहां पे चावल का खेती अच्छा होता है। और जहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है, डेल्टा जहाँ पे बनता है, उसके आसपास के खेतों में भी चावल की फसल अच्छी होती है। और जहाँ पे रेनफॉल अच्छा होता है, बारिश ज्यादा होता है, मानसून ज्यादा रहता है, वहां पे भी चावल की खेती अच्छी होती है। चावल को उगने के लिए, चावल को प्रोड्यूस होने के लिए, चावल की खेती करने के लिए 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए होता है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर की बरसात चाहिए होती है चावल की खेती होने के लिए। और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए होता है चावल को उगने के लिए, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, ठीक है। चावल को मेनली ज्यादातर गुजरात, अ, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के कुछ हिस्से में, वेस्टर्न यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में उगाया जाता है चावल, चावल की खेती की जाती है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा दूसरा है वेट। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है वेट, मतलब कि गेहूं। गेहूं की खेती जो है वो ज्यादातर ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में गेहूं की खेती ज्यादातर की जाती है। गेहूं की खेती होने के लिए, गेहूं की खेती करने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक, 50 टू 75 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल चाहिए होता है, मतलब कि बारिश चाहिए होता है 50 से 75 सेंटीमीटर तक चावल को उत्पन्न होने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए, ठीक है। चावल जो है वो हमारा ज्यादातर ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है। ब्लैक सॉइल, जहाँ पे ब्लैक काली मिट्टी होती है, वहां पे ज्यादातर चावल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला है मिलेट्स। मिलेट्स मतलब कि होता है मोटे अनाज। मिलेट्स, मिलेट्स को कहते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज, मिलेट्स मतलब कि मोटे अनाज। जो अनाज मोटे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मिलेट्स। मिलेट्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं। मिलेट्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्या क्या, देखिए। मिलेट्स, मोटे अनाज, पहला है हमारा ज्वार, दूसरा बाजरा, और तीसरा है हमारा रागी। पहला है हमारा ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी मेनली 3 प्रकार के मिलेट्स, मतलब कि मोटे अनाज है। ज्वार जो है, ज्वार, इसमें ज्यादातर ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन फील होता है, मतलब कि इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा ताकत होता है, ये बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला अनाज होता है। कौन सा? ज्वार, ठीक है। ज्वार बहुत ज्यादा ताकत वाला अनाज होता है। जो ज्वार है हमारा वो
उसको ज़्यादातर रेनफॉल चाहिए होता है, मतलब कि बरसात ज़्यादा चाहिए होता है, और हमें सिंचाई करने की ज़रूरत इसमें ज़्यादा नहीं होती है। मतलब कि बारिश हो गया वही उसके लिए काफ़ी है, अच्छे से बारिश हो जाए बस, तो ज्वार जो है हमारा वो उग जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसमें अलग से इरिगेशन करने की, सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज्वार जो है हमारा ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ज्वार की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा बाजरा। बाजरा जो है ये भी हमारा न्यूट्रिशन फील्ड क्रॉप होता है, मतलब कि इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है। किसमें? बाजरे में। हमारा जो बाजरा है वो ज्यादातर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में ज्यादातर बाजरे की खेती होती है। इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, बाजरे को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये हमारा बाजरा जो होता है सैंडी सॉइल, मतलब कि हल्की सी रेतीली मिट्टी पर उगाया जाता है बाजरा, और सैलो ब्लैक सॉइल, मतलब कि उखड़ी काली मिट्टी पर भी बाजरा की खेती की जाती है। चलिए अगला है हमारा रागी। रागी क्या है? देखिए रागी जो है, जो हमारा रागी है वो ज्यादातर कर्नाटका, सिक्किम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और में उगाया जाता है हमारा ज्यादातर रागी। रागी क्रॉप को प्रोड्यूस होने के लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, मतलब कि सूखे रीजन में भी ये उगाया जा सकता है। ये काली मिट्टी, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, रोमी सॉइल, लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल पर भी उगाया जाता है रागी मिट्टी। ठीक है, पर उगाया जाता है रागी मिट्टी, रागी फसल, सॉरी, रागी फसल। ठीक है, चलिए तो हमारा हो गया मिलेट्स कंप्लीट। अब है हमारा अगला मेज। मेज क्या होता है? देखिए मेज जो है मक्का। देखिए मेज मतलब कि मक्का, मक्के की फसल ज्यादातर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में उगाई जाती है। तेलंगाना, बिहार में ज्यादातर मक्के की फसल उगाई जाती है। मक्के की फसल उगने के लिए, मक्के की फसल को लगने के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए होता है, मतलब 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है मक्का को ग्रोन होने के लिए। मक्का जो है हमारा ओल्ड एलुवियल सॉइल में उगाया जाता है, मतलब कि मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, कि ओल्ड एलुवियल सॉइल कौन कौन से होते हैं। एलुवियल सॉइल ज़्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं, और इंडिया में ज़्यादातर एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं, और एलुवियल सॉइल दो प्रकार के होते हैं। पहला ओल्ड एलुवियल, दूसरा न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल मतलब कि भांगर, जिसको कि भंगार बोलते हैं, भंगार कचरे वाला आता है तो लेके जाता है उसको भंगार, भंगार से हो गया ओल्ड एलुवियल। जो भांगर और खादर मतलब कि न्यू एलुवियल। तो ज़्यादातर मक्के की खेती जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल में की जाती है, मतलब कि भांगर सॉइल में की जाती है ज़्यादातर मक्के की खेती। मक्के की खेती को करने के लिए 21 से 27 डिग्री तक का तापमान चाहिए होता है। ज़्यादातर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना में ज़्यादातर मक्के की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला है पल्सेस, मतलब कि दाल। पल्सेस मतलब कि दाल। और मेज जो है, मक्का जो है हमारा, ये रबी सीजन में उगाया था, मतलब कि ये हमारा एक तरह से रबी क्रॉप भी है मक्का। ठीक है, रबी क्रॉप है मक्का। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला है पल्सेस, मतलब कि दाल। दाल जो है हमारे भारत में ज्यादातर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में उगाया जाता है। दाल की खेती, पल्सेस की खेती ज्यादातर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में की जाती है। दाल जो है हमारा, ये एक प्रमुख फसल है हमारे भारत का। हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दाल उगाते हैं, पल्सेस की खेती करते हैं, और पल्सेस की कंजप्शन भी करते हैं, मतलब कि पल्सेस का यूज करते हैं, और उसका खपत भी सबसे ज्यादा हम ही लोग करते हैं, सबसे ज्यादा खाते भी हम ही लोग हैं। दाल में अच्छा प्रोटीन होता है, अच्छे मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दाल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि उड़द, अरहर, मसूर, ये सब दाल कई प्रकार के होते हैं। और किसान इसलिए भी दाल की खेती करते हैं क्योंकि दाल को उगाने से, पल्सेस को खेतों में लगाने से
सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और अरहर को छोड़ के बाकी सब दाल को उगाने से फर्टिलिटी बढ़ जाती है, बस अरहर से नहीं बढ़ती है। अरहर के दाल से अरहर के दाल से अरहर के दाल को छोड़ करके बाकी उड़द, मूंग, मसूर सब के दाल को उगाने से फर्टिलिटी बढ़ती है, लेकिन अरहर के दाल को उगाने से फर्टिलिटी नहीं बढ़ती है। ठीक है। भारत सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है दाल का पूरे दुनिया में, और सबसे ज़्यादा कंजप्शन भी है हमारे यहाँ दाल का। ठीक है। दाल में अच्छा प्रोटीन होता है। ज़्यादातर दाल हम लोग खाते हैं, पीते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका पल्सेस। दाल के आप नाम भी लिख सकते हैं, उड़द, अरहर, मूंग। ठीक है ना, ये सब दाल के नाम है। कई प्रकार के दाल होते हैं, पीस। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा मेजर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, मतलब कि प्रमुख कौन सी फसलें हैं जो कि भारत देश में उगाई जाती है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है फूड क्रॉप एंड अदर ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स और अदर ग्रेन्स, और कौन सी फसलें हमारे भारत में ज़्यादातर उगाई जाती हैं। तो वाइल्ड सीड्स, मतलब जिनके सीड से, जिनके बीज से तेल निकाला जाता है, उसकी खेती की जाती है हमारे भारत में ज़्यादातर। टी की, चाय पत्ती की और कॉफ़ी की भी खेती की जाती है हमारे भारत में। चलिए, तो एक एक को अच्छे से समझते हैं। पहला है हमारा ऑयल सीड्स। ऑयल का बीज, मतलब कि तेल का बीज जो है, वो ज़्यादातर तेल के बीज सनफ्लावर, कोकोनट कोकोनट ऑयल आप लोग सुनते होंगे, जो कि बालों में लगाने के लिए आता है। और सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल, कॉटन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, उसके बाद कह दूं मैं आपसे, कॉटन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स। ऑयल सीड्स जो है, वो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्ड नंबर पे प्रोड्यूस होने वाला क्रॉप है। थर्ड लार्जेस्ट क्रॉप इन इंडिया प्रोड्यूस ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जो है, वो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाने वाला क्रॉप है। ऑयल सीड्स को ऑयल सीड्स ज़्यादातर कोकोनट ऑयल देखते होगे आप, तो कोकोनट सीड, कॉटन सीड, मस्टर्ड सीड, सोयाबीन सीड, सनफ्लावर सीड, ये सब इतने प्रकार की होती है हमारी ऑयल सीड्स, जिससे कि हम तेल पेड़ करके तेल निकालते हैं। तेल का इस्तेमाल ज़्यादातर, ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादातर हम कुकिंग में करते हैं। कुकिंग में ग्राउंडनट सीड्स, भारत में ज़्यादातर 50% लगभग ग्राउंडनट सीड्स उगाए जाते हैं भारत में। ठीक है। और ये जो होते हैं हमारे ऑयल सीड्स जो होते हैं, इनसे ज़्यादातर तेल निकाल करके कुकिंग में अपने इसके बीज से साबुन भी बनाया जाता है। साबुन में सोप जब बनता है तो उसमें भी इस्तेमाल लिया जाता है इन सीड्स का। ठीक है। चलिए, तो अगला है हमारा टी, मतलब कि चाय पत्ती। देखिए, चाय पत्ती जो है, ये जब भारत में जब अंग्रेज आए थे, ये हमारे भारत का क्रॉप है ही नहीं। चाय पत्ती जो है, ये हमारे भारत का क्रॉप नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं चाय पत्ती। ठीक है। तो चाय पत्ती जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री पे रूल किया करते थे, इंडिया पे रूल किया करते थे, ब्रिटिशर्स का जब राज चलता था, तब उन्होंने चाय को लेकर आया और हमें पीना सिखा दिया। और आज ऐसा दिन है कि हम लोग रोज सुबह उठकर चाय के डिमांड करते हैं। चाय बनता है, सब भारत के लगभग हर घर में सुबह सुबह चाय जरूर बनती है, सब लोग पीते भी है। अगर कोई गेस्ट भी आ जाते हैं तो 1 कप चाय बना दो, 2 कप चाय बना दो, उनको भी चाय ही दिया जाता है। तो ज़्यादातर चाय चाय की फसल उगने के लिए, चाय का प्रोडक्शन होने के लिए हल्की सी फुहारे वाली बारिश की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। ज़्यादातर चाय इंडिया में असम में उगाया जाता है। चाय का प्रोडक्शन ज़्यादातर असम में किया जाता है। और असम, तमिलनाडु, केरला,
में ज़्यादातर चाय की फसल को उगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है ये हमारा अगला है। देखिए कॉफ़ी, भारत में कॉफ़ी का भी प्रोडक्शन किया जाता है। कॉफ़ी, हमारे भारत में कॉफ़ी की सबसे अच्छी क्वालिटी पाई जाती है। कॉफ़ी की हमारे भारत में अरेबिका अरेबिका वैरायटी की यमन कॉफ़ी, यमन नाम की कॉफ़ी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग उगाते हैं हमारे भारत देश में। और इस कॉफ़ी की क्वालिटी बहुत बड़ी अच्छी होती है। इस कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड में, और फेमस भी है इंडिया की कॉफ़ी। ठीक है, देखिए कॉफ़ी जो है हमारा, ये सबसे पहले बाबा भूदान हिल्स में उगाई गई थी, कल्टीवेटेड की गई थी भूदान बाबा भूदान हिल्स में सबसे पहले कॉफ़ी उगाई गई थी। और कॉफ़ी जो है हमारा नीलगिरी की पहाड़ियों पर अभी के टाइम पे उगाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर अभी के टाइम पे उगाई जाती है, जो कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में स्थित है। सॉरी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है, जो कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन। अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है हॉर्टिकल्चर। देखिए हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जैसे कि सब्जी और फल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती को कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती को हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है। देखिए हमारा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उसमें उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। फल और सब्जियों की खेती करना को कहते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर। इंडिया जो है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है हॉर्टिकल्चर का, मतलब कि फल और सब्जियां जो सेकेंड लार्जेस्ट उगाई जाती है चाइना के बाद, वो हमारा इंडिया प्रोड्यूस करता है। हमारा भारत उत्पन्न करता है, उत्पादन होता है हमारे भारत में इन चीज़ों का। सब्जियां, वेजिटेबल्स जैसे कि प्याज, टमाटर, गोभी, आलू, ये हमारी सब्जियां हैं जो कि ज़्यादातर प्रमुख सब्जियां हैं जो कि ज़्यादातर भारत में उगाई जाती है। और हमारे फ्रूट्स जो है जैसे कि आम, लीची, संतरा, केला, अनानास, अंगूर, ये प्रमुख फल है जो कि भारत में इनकी खेती की जाती है, ये उत्पन्न होते हैं। और फल और सब्जियों की खेती को हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है नो नॉन फूड क्रॉप्स, मतलब कि जो हमारे खाने में यूज नहीं होते, ऐसे क्रॉप्स जिनकी कि हम खेती तो करते हैं लेकिन हमारे खाने में यूज नहीं करते, हम उनको खाते नहीं है। उनका रॉ मटेरियल हम इंडस्ट्रीज को देते हैं उगा करके, और हमारी जरूरत के लिए वो सामान बना करके हमें सप्लाई करती है। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला टॉपिक है नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप कहने का मतलब है कि रबर की, कॉटन, जूट और रबर, कॉटन और जूट की खेती हम लोग करते हैं। नॉन फूड क्रॉप है ये हमारा, जिसको कि हम लोग खाते नहीं लेकिन इसका रॉ मटेरियल हम लोग इंडस्ट्रीज को देके इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रबर। देखिए रबर क्या होता है। रबर ज्यादातर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गैरोव हिल्स ऑफ मेघालय और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। ज्यादातर रबर की खेती होती है। रबर को उत्पन्न होने के लिए, रबर को उगने के लिए 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए, मतलब कि काफी ज्यादा रेनफॉल चाहिए होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है रबर को उगने के लिए। है फाइबर क्रॉप क्या होता है, जिसको कि हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं, कैसे बताते हैं। देखिए कॉटन, फाइबर क्रॉप 3 प्रकार के होते हैं, कॉटन, हेम्प और जूट। मेनली आपके बुक में 2 प्रकार के फाइबर क्रॉप के बारे में पढ़ना है, जो कि है जूट और कॉटन और जूट के बारे में मेनली आपके बुक में पढ़ना है। देखिए कॉटन ग्रो होता है, इसका प्लांट होता है, इसका पौधा होता है, उसके लीव्स पे, उसके पत्ते पे ये कॉटन ग्रो होता है।
और उसके रेशे को निकाल करके फैक्ट्री में भेज करके वो लोग रेशे को इकट्ठा करके कॉटन को तैयार करते हैं। उसको हम लोग, कॉटन की खेती को हम लोग सेरीकल्चर भी कहते हैं। कॉटन की फसल को, कॉटन तैयार होने में लगभग 6 से 8 मंथ्स लगते हैं, 6 से 8 महीने लगते हैं कॉटन को रेडी होने में, कॉटन को इस्तेमाल करने, मतलब कि कॉटन को ले जाने में फैक्ट्री तक 6 से 8 महीने का समय लगता है। कॉटन को उगने में हल्का सा रेनफॉल चाहिए होता है, हेवी रेनफॉल नहीं, हल्का सा रेनफॉल चाहिए होता है कॉटन को उगने में। कॉटन ज्यादातर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। कॉटन की खेती ज्यादातर की जाती है। कॉटन जो है हमारा, सबसे पहले भारत में ही कॉटन की खेती की गई थी और भारत अच्छा खासा कॉटन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला है जूट। देखिए जूट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कारपेट को बनाने में, मैट, बैग को बनाने में हम लोग जूट का इस्तेमाल करते हैं। मैट को, बैग को, कारपेट को, यार्न को बनाने में हम लोग जूट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जूट जो है, जूट ज्यादातर बिहार, बंगाल, ओडिशा और मेघालय में उगाया जाता है। जूट की खेती की जाती है बिहार, बंगाल, ओडिशा और मेघालय में ज्यादातर। जूट जो है हमारा, ये ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला फाइबर क्रॉप है। जूट के अलावे भी मार्केट में और सारी सिंथेटिक फाइबर है, जैसे कि नाइलॉन, ये सब हमारी सिंथेटिक फाइबर, लेकिन उससे हमारा नुकसान भी होता है। फाइबर को इस्तेमाल करने से नुकसान होता है। और जूट तो क्रॉप है, इसको की उगाया जाता है, इसके की खेती की जाती है, रेशा निकाल करके उससे सामान को बनाया जाता है, रॉ मटेरियल्स को यूज करके बनाया जाता है। तो इसलिए ये हमारे लिए लाभदायक है और सिंथेटिक फाइबर जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, जूट जो है ज्यादातर हमारे भारत में उगाया जाता है। बंगाल, ओडिशा, बिहार में उगाया जाता है, जूट की खेती की जाती है। चलिए, तो ये जो टॉपिक था हमारा ये कंप्लीट हो गया, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। देखिए, तो हमने अभी तक पढ़ा क्रॉप के बारे में, फसल के बारे में, फल, फूल, फ्रूट सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे। खेती कैसे की जाती है, खेती किसने की, सॉरी, खेती कैसे कहाँ पे की जाती है, सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। देखिए रिफॉर्म्स का मतलब होता है सबसे पहले चेंज। चेंज मतलब कि रिफॉर्म। हम खेती तो करते हैं, लेकिन उसमें चेंज लाने की क्या जरूरत है, बदलाव क्या करने की जरूरत है हमारे खेती के तरीकों में। देखिए कुछ जगह पे हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है हमें खेती में। मॉडर्न फार्मिंग करने की जरूरत है और मॉडर्न फार्मिंग से आप कम लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। HYV सीड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, थ्रेशर मशीन, ट्रैक्टर्स, इन मशीन्स का इस्तेमाल करके, इन सीड्स का इस्तेमाल करके, इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप छोटे से जमीन में, कम जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन हमारे भारत में अभी भी हमारे भारत में कुछ जगहों पर इतनी दिक्कत है कि अभी भी वो लोग नेचुरल फर्टिलिटी की वजह से खेती नहीं कर पाते हैं। मानसून बारिश नहीं हो पाती है तो खेती अच्छी नहीं हो पाती है, खेती नहीं कर पाते हैं। तो हमें इसमें भी चेंज करने की जरूरत है, हमें इसमें सुधार लाने की जरूरत है। और सबसे पहले तो हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और खेती पे अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो हमें ऐसा दिन देखना पड़ सकता है कि खाने के लिए भी हमें लाले पड़ जाए, हमें अनाज मिलना ही बंद हो जाए अगर खेती अच्छे तरीके से नहीं हुई, अच्छी खेती हम लोग नहीं करना सीखे और अच्छे से खेती नहीं किया गया तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो लगभग यहाँ पे 60% लोग यहाँ पे हमारे भारत देश में कृषि प्रधान है, कृषि पे खेती पे डिपेंडेंट है। इसीलिए हमें खेती में सुधार लाने की आवश्यकता है, जरूरत है।
और देखिए, हमारा जो खेती है ये सबसे प्रमुख हिस्सा है हमारे जिंदगी का। देखिए, आजकल सब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सब कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन किसान कोई नहीं बनना चाहता। जबकि किसान जो फसल उगाते हैं उसी से हम लोग खाते हैं और उसी से हमारा अपना जीवन यापन करते हैं। खेती जो है ये हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। अगर खेती नहीं होगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर खेती नहीं होगी तो हमारे पास अनाज नहीं आएगा, सब्जियां नहीं आएंगी, फल फ्रूट कुछ नहीं आएगा और हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए खेती करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इसमें सुधार लाने की भी ज़रूरत है। मॉडर्न फार्मिंग की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यही था हमारा टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अगला है हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 15 ऑफ अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे सब कुछ सेटअप हुआ। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब राज्य बांटे गए, सब कुछ बनाए गए। उसके बाद से 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू कर दिया गया, मतलब कि संविधान भी लागू कर दिया गया। देखिए, तो ये सब सरकार के द्वारा किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान यही था कि जमींदारों को हटाकर सबको खेती किया जाए, सब किसान खेती करें अच्छे से और सबको प्रॉफिट हो इसका, हमारे देश को भी प्रॉफिट हो और सबको अच्छे से खाना भी मिल पाए। चलिए, तो अगला है हमारा इंडिया इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट्स। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने दो रिवॉल्यूशन चलाया था, पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन, दूसरा व्हाइट रिवॉल्यूशन। पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि जैसे कि मक्का राइस, दाल के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था। और 70s 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और व्हाइट रिवॉल्यूशन चलाया गया था 1970s में मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। चलिए, अब है हमारा अगला 1980 टू 1990। देखिए, 1980 टू 1990 में कम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि सरकार के द्वारा चलाया गया था। और इसमें कि जैसे कि फसल, मान लो किसी साल फसल बर्बाद हो गई, बाढ़ के कारण फ्लड ज़्यादा आ गया तो फसल बर्बाद हो गई, तो उसके लिए सरकार की तरफ से कंपनसेशन देना स्टार्ट कर दिया गया था। किसानों को केसीसी कार्ड दिया गया था, अभी भी दिया जाता है। केसीसी कार्ड मतलब कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड। जैसे कि मान लो किसी कोई भी डिजीज की वजह से अगर फसल खराब हो गई तो आपके सरकार कंपनसेशन देगी। अगर आग लगी फसल में तो सरकार कंपनसेशन देगी, फ्लड आ गया तो सरकार कंपनसेशन देगी। उसके बाद भी अगर कभी नहीं ऐसा कुछ हुआ और आपके पास अगर पैसा नहीं है खेती करने के लिए, तो इस किसान क्रेडिट कार्ड पे आप लोन ले सकते हो सरकार से और खेती कर सकते हो आप अच्छे से। और फिर जब आपका खेती से पैसा आए तो लोन को क्लियर कर दो, तो आपका खेती भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया और लोन भी क्लियर हो गया। और ग्रामीण बैंक खोले गए थे, गांव में ग्रामीण बैंक खोले गए थे जिनको कि किसान को चीप लोन मिल सके, इसके लिए ग्रामीण बैंक खोले गए थे गांव में, रूरल एरियाज में। अब देखिए, अब हमारा लास्ट टॉपिक है भूदान ग्राम दान। भूदान ग्राम दान, जैसे कि भूदान ग्राम दान एक मूवमेंट था जिसको कि विनोबा भावे ने चलाया था, चलाया था। और विनोबा भावे जो थे वो एक व्यक्ति थे जो कि महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलते थे, उनके उनके बात पे विश्वास करते थे, उनका बात मानते थे, उनके आदर्शों पे चलने वाले व्यक्ति थे। ये जो एक मूवमेंट चलाते हैं जिसमें कि ये पद यात्रा करते हैं और सब जगह जाके खेती का हाल देखते हैं। तो ये एक जाते हैं पाचम पुली नाम के गांव में और वहाँ पे देखते हैं और वहाँ पे किसानों को समझा रहे होते हैं खेती कैसे किया जाए। तो कुछ किसान इनको कहते हैं कि हमारे पास तो खेती करने के लिए खुद का अपना जमीन भी नहीं है। तो इसी से प्रेरित होकर जो है विनोद भावे जी, ये विनोद भावे जी अपना 80 एकड़ जमीन, 80 एकर्स ऑफ लैंड दान कर देते हैं उन किसानों को जिन्होंने इनको कहा कि हमारे पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए। उनको 80 एकड़ जमीन दान कर देते हैं। इसी चीज को देखते हुए और भी किसान जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उन्होंने भी अपना जमीन कुछ दान कर दिया इन्हीं के आदर्शों पे और इन्हीं को देखते हुए। ठीक है, ये 80 एकड़ जमीन दान कर देते हैं, ये पद यात्रा चलाते हैं और किसानों को समझाने जाते हैं, फसलों का हाल देखने जाते हैं सब गाँव में जा करके और 80 एकड़ जमीन दान कर देते हैं और इन्हीं के
देखते हुए भी और भी किसान दान कर देते हैं। तो चलिए, ये चैप्टर जो था हमारा वो हमने खत्म कर दिया है। मैंने आपको बता दिया अच्छे से कौन कौन सा टॉपिक था, जो आपको था मैंने पढ़ा दिया है। देखिए, खेती जो है वो हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है और खेती करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम उगाएंगे नहीं, पैदावार नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से। तो ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। खेती हमें करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए।